इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। मतलब कि जो बच्चेदानी में गांठें होती है ना, वो उसे बोलते हैं फाइब्रॉइड। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में यही पढ़ेंगे कि यूट्रस मीन बच्चेदानी में ये जो गांठें होती हैं इसको फाइब्रॉइड्स बोलते हैं। ये कहाँ कहाँ पे होती है, कितने टाइप की होती है, और प्रेगनेंसी में इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है। यानी कि जब लेडी जो होती है वो कंसीव करती है, प्रेग्नेंट होती है, तो प्रेगनेंसी में इनका क्या असर होगा, या फिर जो प्रेगनेंसी है उससे इन पे क्या असर होगा। ठीक है, और इसके क्या क्या कारण होते हैं, क्यों ये होता है, इसके क्या हम इसको इससे कैसे इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो आज हम यही देखेंगे। तो बस देखने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो आप करते नहीं हैं हमेशा, कि लाइक नहीं करते हैं, आप भूल जाते हैं, तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए वीडियो को। और जिन लोगों ने पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल में आए हैं माइंड हाइज नर्सिंग में, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, जिससे कि इसी तरीके की जो वीडियोस जो होती है वो आपको मिल पाएँ, और आप उसके लिए आप उससे बेनिफिट ले पाएँ, आपके लिए वो फ्रूटफुल हों। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए ये हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाए गए हैं एज़ पर योर डिमांड, बट लेकिन अभी हम ये जो है ऊपर वाला देखेंगे, तो आप भी मेरे साथ ही देखिए, यहीं से अभी हम पढ़ते हैं। अगर आपको बाद में नोट्स बनाने पड़े या दोबारा से आपको इसको देखना पड़े और कहीं पे समझ में ना आए, तब आप ये देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेडिकल लाइन में जो है उन वहाँ तो इंग्लिश में ही टर्मोलॉजी यूज़ की जाती है, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भी इंग्लिश में ही टर्मोलॉजी को देखिए। ओके, तो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स क्या होता है। यूट्राइन फाइब्रॉइड जो होता है वो एक नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है। ट्यूमर मतलब वही जो गांठ होती है ठीक है। बिनाइन का मतलब ही होता है नॉन कैंसरस। ओके, तो वो ऐसी गांठें होती है जो कि कैंसर रहित होती हैं, और कहाँ ओरिजिनेट होती है, कहाँ पे निकलती, फ्रॉम द स्मूथ मसल लेयर, यानी कि जो मायोमीट्रियम होती है एंड द अकम्पनीड कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द यूट्रस, यानी कि जो यूट्रस से रिलेटेड कनेक्टिव टिश्यू उसके आसपास होते हैं वहाँ पे ये होती है, और उसकी मायोमीट्रियम पे ये होती है, यानी कि उसकी जो लेयर होती है यूट्रस की, उस पे जो स्मूथ मसल्स लेयर होती है वहाँ पे ये होती हैं। ठीक है, और ये जो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स होते हैं, यानी कि जो गांठें होती है, इज़ द मोस्ट कॉमन बिनाइन, यानी कि कॉमनली क्या होती है, नॉन कैंसरस ट्यूमर होती हैं वुमेन में, वुमेन की यूट्रस में। यूट्रस को वॉर्म भी बोलते हैं। ओके, कहीं पे वॉर्म आए तो आप लोग समझ जाइए यूट्रस की लिए बात हो रही है। एंड इस कॉमन जो होता है ये मतलब ज़्यादातर किस में देखने को मिलता है, न्यूली पैरस में, यानी कि जो नई अभी उसकी जो मतलब पहली डिलीवरी होने वाली है, न्यूली पैरस होती है, जो नई वुमेन होती हैं, मतलब नई नई मदर्स बनती हैं, उनमें ये देखने को मिलती है। एंड दोज हैविंग वन चाइल्ड इनफर्टिलिटी, या फिर उनमें होती है, या तो जो न्यूली पेरेंट्स होती हैं उनमें होती है, मतलब पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है, या उनमें होती है जिनमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, पहले चाइल्ड के बाद से वो दोबारा से प्रेग्नेंट नहीं होती हैं। जो फाइब्रॉइड्स डेवलप विद द यूट्राइन वॉल और स्टैच अटैच टू इट, ये कहाँ पे डेवलप होते हैं, यूट्राइन की वॉल, यानी कि जो यूट्राइन की जो मसल्स होती हैं, जो उसकी वॉल होती हैं, दीवारें होती हैं, वहाँ पे ये होती हैं, और कहाँ उससे कैसे रहती है, चिपकी हुई रहती है यूट्रस की दीवार से। ठीक है, एंड दे में ग्रो एज अ सिंगल ट्यूमर और इन क्लस्टर, ये कैसे हो सकती है, एक सिंगल भी हो सकती है, एक गांठ भी हो सकती है, और छोटी छोटी गांठें मिलके क्या हो सकता है, एक बड़ा गुच्छा सा भी बन सकता है। ठीक है, अब इसके सिनोनिम्स हैं कि इसको और क्या क्या दूसरे उसमें फाइब्रॉइड्स के क्या क्या बोलते हैं, मायोमा बोलते हैं, लियोमा बोलते हैं, लियोमायोमा बोलते हैं, मायोमा बोलते हैं, और फाइब्रोमायोमा बोलते हैं। ओके, मोस्ट कॉमन बिनाइन न्यूप्लाज इन यूट्रस एंड फीमेल पेल्विस। ठीक है, और जो मोस्ट कॉमन बिनाइन न्यूप्लाज्म होता है वो कहाँ, यूट्रस में और पेल्विस, फीमेल पेल्विस में होता है। इंसिडेंस देखें इसकी कितने तक होता है, 20 से 40% जो होता है वो रिप्रोडक्टिव जो एज वाली वुमेन होती है उसमें होता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव एज मतलब जो बच्चे को अभी पैदा कर सकती, उनमें ये 20 से 40% तक देखा जाता है उन महिलाओं में। ठीक है, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के ही बारे में कंटिन्यू करते हैं। तो जो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स आर द नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है, जो कि कहाँ करता है, ग्रो यूट्रस में करता है। नॉट इन फाइब्रॉइड्स शो ब्रीडिंग। ठीक है, ये जो जरूरी नहीं है कि सारे जो फाइब्रॉइड्स हैं वो ब्लीडिंग हो उनके द्वारा, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। और ये जो होता है इनमें क्या होता है, बैक पेन होगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मतलब बार बार यूरिन जाने के लिए मन करेगा, पेन होगा ड्यूरिंग यूरिनेशन, ठीक है, मन करेगा, और उस समय पेन भी होगा ड्यूरिंग सिम्टम, यानी कि ये जब सिम्टम होते हैं ना, जैसे
ज़रूरी नहीं है उसको ब्लीडिंग हो, किसी को ब्लीडिंग भी होती है, किसी को नहीं भी होती है। पेन होता है उसको और यूरिनेशन होता है, तो उस समय इसको पेन भी होगा इन सब सिम्टम के समय में, ठीक है, बैक में पेन। और क्या होगा इसमें, बट सम सिम्टम आर हैवी मेनिस्ट्रल, कुछ सिम्टम ऐसे होंगे इसमें, कुछ सिम्टम लेकिन ऐसे भी होते हैं जिसमें बहुत, जो मेंसेस का टाइम होता है वो बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है महिलाओं को। और फाइब्रॉइड कैन बी ट्रीटेड, इनको क्या किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है, इनका इलाज किया जा सकता है। किससे किया जा सकता है, मेडिकेशन और सर्जरी से इनका इलाज किया जा सकता है, ठीक है। ये इसमें मतलब ये दो तरीके से इसमें इसको इस तरीके से इलाज कर सकते हैं। और जो स्मॉल फाइब्रॉइड डू नॉट नीड ट्रीटमेंट, जो छोटे छोटे ये जो फाइब्रॉइड्स होते हैं इनको ज़रूरत नहीं है होती है ट्रीटमेंट करने की, ज़्यादा ये प्रॉब्लम नहीं करते हैं। बट लार्ज यूट्राइन फाइब्रॉइड आर वेरी कॉमन टाइप ऑफ नॉन कैंसरस ग्रोथ एंड ऑल्सो कॉल्ड द ल्यूमा। लेकिन ये जो बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स होते हैं, बड़ी बड़ी जो गांठें बन जाती हैं, वो नॉन कैंसरस होती है, इनकी ग्रोथ जो होती बढ़ती रहती है, पर ये नॉन कैंसरस रहती है। और इसको क्या बोलते हैं, लियोमायोमा भी बोलते हैं, ठीक है। फाइब्रॉइड कैन ग्रो एज अ सिंगल नोड्यूल, ये कैसे ग्रो होते हैं, एक सिंगल नोड्यूल से ग्रो होते हैं, वन ग्रोथ और इन अ क्लस्टर, यानी कि एक सिंगल उससे भी कर सकते हैं नोड्यूल से, एक छोटी गांठ से भी होते हैं ये। और कैसे होते हैं, ढेर सारी गांठें मिलके भी एक बड़ा क्लस्टर बना सकती हैं, यानी कि गुच्छा बना सकते हैं गांठों का, ठीक है। फाइब्रॉइड क्लस्टर कैन अरेंज इन साइज, ये जो क्लस्टर होते हैं फाइब्रॉइड के, यानी कि ये जो गांठों के जो गुच्छे होते हैं, ये कैसे हो सकते हैं, साइज में इनके 1 mm से लेके उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर, इनका जो डायमीटर होता है, चौड़ाई लंबाई, ये 20 सेंटीमीटर तक जा सकती है। और इवन लार्ज, और इससे भी बड़े भी हो सकते हैं। देन कैन गेट एज लार्ज एज द साइज ऑफ अ वाटरमेलन, यानी कि इतना बड़ा भी वाटरमेलन जो छोटे साइज का होता है उसके बराबर भी ये हो सकता है, ठीक है। एंड दीज ग्रोथ कैन डेवलप विद इन द वॉल ऑफ द यूट्रस, ये कहाँ पे होते हैं, वॉल की यूट्रस में ये डेवलप होते हैं। एंड इनसाइड द मेन कैविटी ऑफ द ऑर्गन, और कहाँ होते हैं, जो ऑर्गन होता है उसके इनसाइड भी होते हैं, अंदर बाहर दोनों साइड में ये होते हैं। इवन वन ऑफ द आउटर सरफेस, बाहर भी होते हैं अंदर भी होते हैं, ठीक है, कहीं पर भी ये हो सकते हैं ग्रो। और फाइब्रॉइड कैन वेरी इन साइज, और ये हर साइज के हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही साइज के हो, हर नंबर में, मतलब नंबर में भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, ज़्यादा नंबर में भी हो सकते हैं, और ये कहीं पर भी हो सकते हैं। लोकेशन विद इन एंड ऑन यूट्रस, यानी कि यूट्रस के अंदर बाहर कहीं भी किसी भी लोकेशन में ये हो सकते हैं, मतलब इनकी कोई ऐसा एग्जैक्ट प्लेस नहीं कि वो वहीं पे होंगे, ठीक है। और एक एग्जैक्ट साइज़ नहीं कि इसी साइज़ के होंगे, चेंजेबल होते हैं। इसके जो कारणों की बात करें कि किस कारण से होता है, तो फर्स्ट तो आप अननोन लिख देंगे, कोई क्लियर कारण नहीं है। लेकिन नेक्स्ट है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, जिन वुमेन में एबनॉर्मलिटी उनमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। कैन बी वन ऑफ द रीजन मोस्ट अक्रेंस ऑफ द फाइब्रॉइड, ये फाइब्रॉइड को डेवलप होने का एक मोस्ट रीजन क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी भी पाया गया, यानी कि जीन में डिफेक्ट होगा, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो फाउंड दैट सर्टन ग्रोथ फैक्टर, और इसके अलावा कुछ ग्रोथ फैक्टर भी हैं, जैसे जैसे कि एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर होगा, ये बढ़ते जाएगा अपने उसमें एपिडर्मल रीजन पे। एंड क्या है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन से रिलेटेड ग्रोथ फैक्टर जो कि स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ ऑफ द फाइब्रॉइड, फाइब्रॉइड की ग्रोथ को बनाने के लिए उसको वो तैयार करेगा, मतलब वो उसको उत्तेजित करेगा, ठीक है, डायरेक्टली और वाया द एस्ट्रोजन, यानी कि डायरेक्ट भी कर सकता है और एस्ट्रोजन के द्वारा भी। यानी कि एस्ट्रोजन क्या होता है, इट इज़ द प्रीडोमिनेंट एंड एस्ट्रोजन डिपेंड ट्यूमर, ठीक है, प्रीडोमिनेंटली एंड एस्ट्रोजन डिपेंड ट्यूमर। तो ये भी माना गया है कि ये जो होता है डायरेक्ट भी हो सकता है, या फिर एस्ट्रोजन के वजह से भी, इस पर भी डिपेंड करता है एस्ट्रोजन के लेवल पे, कि इसके वजह से भी ये ट्यूमर हो सकता है, ठीक है। दीज ग्रोथ कैन शो अप एज अर्ली एज एज 20, ठीक है। ये जो इनकी जो ग्रोथ होती है फाइब्रॉइड्स की जो हम पढ़ रहे हैं, ये क्या हो सकती है, अर्ली में भी हो सकता है, जैसे बिफोर या अर्ली 20 में, मतलब ये इस एज में भी हो सकते हैं, ये छोटी उम्र में भी हो सकते हैं। एंड श्रिंक आफ्टर मीनोपॉज, यहाँ से ये होंगे अर्ली एज द एज ऑफ 20, और ये मीनोपॉज में क्या हो जाता है, मीनोपॉज की पॉज में ये श्रिंक हो जाता है मीनोपॉज के टाइम पे, यानी कि सिकुड़ जाएंगे, ठीक है। व्हेन द बॉडी स्टॉप प्रोड्यूसिंग, तो ये देखा गया ना, एस्ट्रोजन का लेवल यहाँ से पता चल गया, क्योंकि जब वो छोटे एज के होते हैं तो वहाँ पे मिनार्की होगी, एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होगा और उसको मेंस्ट्रुअल पीरियड होंगे, तो ये इनकी ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। लेकिन ये श्रिंक कब होते हैं, मीनोपॉज, तो मीनोपॉज में क्या नहीं होता है, क्या स्टॉप हो जाता है, ये एस्ट्रोजन का बनना, लार्ज
अमाउंट में एस्ट्रोजन नहीं बन पाता है, नहीं प्रोड्यूस हो पाता है, इसीलिए ये श्रिंक भी हो जाते हैं। इसलिए माना जाता है कि एस्ट्रोजन के वजह से भी इनकी ग्रोथ फैक्टर में इसको माना गया है, ठीक है। फिर है एपिडेमोलॉजिकल रिस्क फैक्टर, और इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं कि इंक्रीज रिस्क कब होता है, जब वुमेन की एज, यानी कि इस एज में ज़्यादा रिस्क होते हैं 35 से 45 की एज में, ठीक है। और न्यूली पेरेंट्स को ज़्यादा होंगे, या फिर लो पैराइटी, यानी कि जिसमें अभी बेबी कंसीव करने की जो वो नहीं है, एबिलिटी नहीं है उनमें। और ये जो न्यूली पेरेंट्स नई जो वुमेन होती हैं जो अभी अभी बेबी किया है एक ही बार में, उनमें होगा। ब्लैक वुमेन में होगा, और स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री जिसकी, यानी कि फैमिली जैसे हमने बोला क्रोमोजोमल डिफेक्ट होगा, या फिर जेनेटिक प्रॉब्लम है, उसमें भी ये हो सकता है, ठीक है। और उसके अलावा जो है ये ओबेसिटी, जिनका वेट ज़्यादा होता है उनमें होगा, या फिर वो मिनार की, यानी कि अर्ली मिनार की, मतलब कि बहुत जल्दी छोटी एज में उनकी एमसी हो गई, मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट हो गए, उनको देखने को मिलेगा। या फिर वो डायबिटीज़ वुमेन है, उनमें देखने को मिलेगा। या फिर वो हाइपरटेंसिव है, ब्लड का लेवल ज़्यादा उनका फ्लो हो रहा है ना, उसमें भी ये देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब ब्लड का लेवल हाई है उनमें, ठीक है। फिर है इंक्रीज, जो रिस्क होता है, ये डिक्रीज़ है और ये इंक्रीज, यानी कि ये लक्षण ज़्यादा हो सकते हैं जिसमें, मतलब इसको बढ़ाने के कारण ज़्यादा होते हैं जो ये हैं। और जो कम रिस्क है जिनमें जो कि ये जिनमें होने के चांसेस कम है, वो ये है। एक तो होता है इंक्रीज पैराइटी, यानी कि जो वुमेन जो होती हैं वो बेबी ज़्यादा, मतलब वो प्रेग्नेंट हो चुकी है ज़्यादा बार, वो उनमें कम देखने को मिलता है। और जो वुमेन जो एक्सरसाइज वगैरह कंटिन्यू करती है उनमें ज़्यादा मिलता है, मतलब कम मिलता है। और जो इंक्रीज इनटेक ऑफ ग्रीन वेजिटेबल वगैरह लेती हैं अपने खान पान में, बैलेंस डाइट रहती है उनमें। और प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो लेती तो हैं, मतलब कम, मतलब केवल अगर उन्हें लेना पड़े तो कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में उनको लेना पड़ेगा प्रोजेस्टेरोन, तो उनमें ये कम देखने को मिलेगा। और जो अब ये प्रोजेस्टेरोन लेती है ना कॉन्ट्रासेप्शन के रूप में, तो उनमें देखने को मिलेगा, जैसे मालाडी वगैरह में होता है जो। और सिगरेट स्मोकिंग के जिनको जो करती हैं महिलाएं, उनमें भी इसके रिस्क इंक्रीज जो होती डिक्रीज रिस्क है इसके। और नॉट हैविंग चिल्ड्रन, जिनके कोई बच्चे नहीं होते उनमें। और अर्ली ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड लार्ज लेट एज ऑफ मीनोपॉज, जिनकी एज जो होती है लेट होती है मीनोपॉज की। और जिनकी जो डिक्रीज रिस्क, इसमें डिक्रीज रिस्क है। और इसमें जो है अर्ली ऑनसेट ऑफ ये मेनिस्ट्रल, तो कुछ कुछ तो इसमें मिल रहा है, अर्ली मिनार की और अर्ली ऑनसेट ऑफ मेनिस्ट्रल एक ही चीज़ है। तो इसमें भी ये, इसमें कम भी बता रहे हैं और ज़्यादा भी बता रहे हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि उसका हार्मोन का लेवल कितना इंक्रीज हो रहा है, कितने दिन तक का उसकी। मैंने इसमें भी जो मेनिस्ट्रल साइकिल में भी मैंने डाला है, आप देख लीजिएगा पीरियड पे, साइकिल पे कितने टाइम की रहती है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। टाइप ऑफ यूट्राइन फाइबर्स, ये आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो जब आप माइंड हाइज नर्सिंग की प्लेलिस्ट को सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट में वीडियो मिलेंगे, टॉपिक मिलेंगे, तो आप उसमें से अपने पसंद के टॉपिक पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो मैंने उसमें ये भी डाला हुआ है जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, मेनिस्ट्रुअल पीरियड में क्या, मतलब उसके क्या प्रॉब्लम होती हैं, और इस पर प्राइमी ग्रेविडा की कैसी केयर की जा सकती है, मतलब इसमें ये मेनोपॉज वाला भी मैंने डाला है, तो आप देख लीजिएगा। टाइप ऑफ यूट्राइन फाइबर, अब ये कितने प्रकार के होते हैं, तो इनको नाम दिया अकॉर्डिंग टू लोकेशन, ये कहाँ कहाँ पे होते हैं उससे इनके नाम पड़ते हैं, ठीक है। ग्रोथ एंड लोकेशन आर द मेन फैक्टर दैट डिटरमाइन, यानी कि जहाँ पे ये हो रहे हैं, किस लोकेशन पे हो रहे हैं, कितनी ग्रोथ में हो रहे हैं, उससे इसको पहचानेंगे कि ये किस टाइप का, मतलब कौन सा ये फाइब्रॉइड है, ठीक है। इफ़ अ फाइब्रॉइड लीड टू सिम्टम, और ये क्या करता है उसी के अनुसार ये अपने सिम्टम को भी देगा, तो हम पहचानेंगे कि किस टाइप का फाइब्रॉइड है। स्मॉल लीजन कैन बी सिम्टोमेटिक इफ लोकेटेड विद इन द यूट्राइन कैविटी, अगर ये यूट्राइन कैविटी के अंदर है और छोटे छोटा लीजन है, कोई छोटी गांठ है और वो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कैसी है, सिम्टोमेटिक है, ठीक है। तो ये होता है, कहने का मतलब है यदि गर्भाशय गुहा के भीतर स्थित हो और एक छोटा सा घाव जो होता है वो, अगर छोटा सा घाव मतलब लीजन, ठीक है, लीजन मतलब वही छोटा सा कोई उसको गांठ हो रही है, छोटी सी कोई चोट का जैसा निशान जैसे पड़ जाता है, ऐसे हल्की सी छोटे से गांठ हो लीजन, तो वो क्या करेगा, वो होगा सिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक का मतलब कोई लक्षण दे सकता है अगर वो अंदर है तो, ठीक है। वाइल लार्ज लीजन ऑन द आउटसाइड ऑफ द यूट्रस मे गो अननोटिस्ड, यानी कि, और उसी के कंपैरिजन में देखें, अगर यूट्रस के बाहर कोई ग्रो कर रहा है, वो कितना भी बड़ा है, तो वो कभी कभी क्या होता है, पता नहीं चलता कि इनको यूट्राइन फाइब्रॉइड्स है, क्योंकि वो कोई भी लक्षण नहीं देता। लेकिन अगर अंदर है और वो छोटा सा भी है तो वो लक्षण देगा वुमेन को, ठीक है। जैसे ये आप देख रहे हैं ना, ये विद इन द
यूट्रस है और ये आउटसाइड ऑफ द यूट्रस है, ठीक है। अब इनको इन्हीं के नाम से बोला गया है, ठीक है। अब ये वाला देखिए, ये है सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड, ये म्यूकोजा के अंदर है, दिख रहा है आपको। और ये जो होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ लेंगे, अभी है ना, लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। फिर डिफरेंट लोकेशन आर क्लासीफाई एज फॉलो। फिर ये हो गया इंटरस्टिशियल और इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड, ठीक है। ये वाला है, ये देख पा रहे होंगे आप इसको ना, इंटरस्टिशियल हो गया और इंट्राम्यूरल इसको बोलते हैं, ठीक। इसका लोकेशन ये है। तो दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप, ये बहुत मोस्ट कॉमन टाइप होते हैं, लोकेटेड विद इन द वॉल ऑफ द यूट्रस, ठीक है। और ये कहाँ पे होते हैं? विद इन द वॉल ऑफ द यूट्रस, यूट्रस की वॉल के अंदर होते हैं ये। एंड जनरली दीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी सिम्टम, जनरली ये क्या नहीं करते हैं, कोई भी सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करते, क्योंकि ये वॉल के बीच में है, एकदम अंदर भी नहीं है, ये वॉल में है, वॉल के अंदर, ठीक है। इफ़ नॉट लार्ज, अगर ये बड़े नहीं होते, इतने ही छोटे रहेंगे तो कोई भी सिम्टम, ये कोई लक्षण नहीं करवाते हैं, मदर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इंट्राम्यूलर फाइबर बिगिन एट स्मॉल न्यूड्यूल इन द मस्कुलर वॉल, ये जो मस्कुलर वॉल है ना, वॉल दीवार है जो ये यूट्रस की, उसके अंदर ये मसल्स का एक छोटा सा गांठ सी बननी शुरू हो जाएगी, ठीक है। एंड स्लोली इंट्राम्यूलर फाइबर में एक्सपेंड इनवर्ड, और ये धीरे धीरे क्या होती है, ये अंदर की ओर को फैलती है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, कॉजिंग डिस्टॉर्शन एंड इनलॉगेशन ऑफ द यूट्राइन कैविटी, ठीक है। तो जिससे जिससे क्या होता है, अब ये अंदर की ओर बढ़ेगी ना, अंदर की ओर बढ़ेगी, तो उसमें क्या होगा, इसकी लंबाई भी जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो यूट्रस का साइज और शेप में भी क्या होगा, विकृति आएगी, यानी कि उसमें भी चेंजेज आएंगे, वो अपने साइज में इसी के अकॉर्डिंग अपना साइज को, लंबाई चौड़ाई उसकी अल्टर्ड करेगी, चेंज होगी। फिर है सब पेरिटोनियल और सब सीरल फाइबर्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सब सीरल, ये है ना। तो ये क्या होता है, दीज आर द लोकेटेड अंडरनीथ द म्यूकोजल, यानी कि जो पेरिटोनियल सरफेस होता है ऑफ द यूट्रस का, ये जो पेरिटोनियम सरफेस है बाहर का, यहाँ पर ये देखने को मिलेंगी। और एंड द बिकम वेरी लार्ज, और ये कैसी हो जाती हैं, ये धीरे धीरे करके बहुत बड़ी बड़ी भी हो जाती हैं, लार्ज साइज में ये कन्वर्ट हो जाती हैं। एंड देन ऑल्सो ग्रो आउट इन पेपिलरी मैनर टू बिकम द पेंडिकुलेटेड फाइब्रॉइड, ठीक है। ऑन द रेयर ओकेजन पेंडिकुलेटेड में बी टॉर्न फ्रॉम द यूट्रस टू बिकम अ पैरासाइट्स लाइबोमा। अगर ये देखो अंदर की ओर भी अगर ये रुकती है ना, जो ये फाइब्रॉइड्स होती है, पार्शियली कंप्लीटेड कवर द पेरिटोनियम, ये जब क्या करती है, यहाँ पे देख लीजिए, फाइबर या तो आंशिक रूप से या पूरी तरह से पेरिटोनियम से ढकी होती हैं। अब ये जो पेरिटोनियम कैविटी होती है, यहाँ पे ये हैं, और ये या तो आधी या तो पूरी तरीके से क्या होती है, कवर रहती है। और ये क्या करती है, ये पेंडिकुलेटेड जो फाइब्रॉइड बनने के लिए जो होती है, ये पेपिलरी तरीके से भी बढ़ सकती है। पेपिलरी तरीके से मतलब ये आगे को इस तरीके से भी बढ़ सकती है, थोड़ा सा आगे इसमें टच रहेगा, लेकिन ये आगे को इस तरीके से भी बढ़ सकती हैं, ठीक है। और ये क्या करेंगी, जब ये दुर्लभ अवसरों पर परजीवी लाइमो ये जो लियोमायोमा बनने के लिए पेडिकल गर्भाशय से फट सकती है, ठीक है। और ये जब जैसे जैसे बढ़ेगी ना, तो आगे को बढ़ती चली जाएगी, तो फिर क्या होगा, उसमें ये इसके बर्स्ट होने के चांसेस भी होते हैं, यानी कि फटने के चांसेस भी इसके होते हैं। ऑन द रेयर ओकेजन पेडिकुलर में बी टॉन का मतलब होता है फटना, ठीक है, टू फ्रॉम द यूट्रस से टू बिकम अ पैरासाइटिक लियोमा। तो ये क्या बन जाता है, पैरासाइटिक मतलब होता है कि एक तरीके से परजीवी लियोमा दूसरे पे आश्रित हो गया, या बाहर की ओर को बढ़ने लगा, और पेरिटोनियल कैविटी की ओर को, और बढ़ते बढ़ते फिर ये आखिर में क्या हो जाता है, टॉन भी हो सकता है, मतलब फट भी सकता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। समटाइम इंट्राम्यूरल फाइबर में भी pushed out, ठीक है, इन बिटवीन द लेयर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट एंड कॉल द ब्रॉड लिगामेंट फाइबर। कभी कभी ये क्या होता है, ब्रॉड लिगामेंट जो यूट्रस को जो खड़ा करके रखते हैं ना, जो यहाँ पे लिगामेंट होते हैं, उसकी ओर को भी ये बढ़ता, उनको क्या कर देता है, ये पुश करता है, मतलब दबाता है उनको, ठीक है, बाहर की ओर को दबाता है, बिटवीन द लेयर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। तो ये बीच में होता है लिगामेंट के, उनको बाहर की ओर को दबाता है, इसी को ब्रॉड, इसलिए इसको ब्रॉड लिगामेंट फाइबर भी बोलते हैं। आया समझ में। तो यहाँ पर ये देख लीजिए आप, ये बाहर की ओर को बढ़ रहा ना, और ये साइज में भी इंक्रीज होता जाएगा, तो यहाँ पे ब्रॉड लिगामेंट भी होते हैं जो इसको होल्ड करके रखते हैं यूट्रस को। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो उनमें भी क्या डालेगा, ये प्रेशर डालेंगे, ठीक है। और ये प्रेशर डालते हैं, और जब कभी कभी ये क्या हो सकते हैं, ये टॉन भी मतलब फट भी सकते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी।
अब है सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड। सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड क्या होता है? दीज आर द लोकेटेड इन द मसल्स बीनीथ द एंडोमेट्रियम। अब ये भी जो सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड है ये कहाँ पे होते हैं? मसल्स में होते हैं, एंडोमेट्रियम के नीचे होते हैं, यूट्रस की मसल्स में एंडोमेट्रियम के नीचे ये होते हैं। इवन स्मॉल लीजन इन द लोकेशन, ये हालांकि छोटे होते हैं लोकेशन में, मेक द यूट्राइन कैविटी इरेगुलर। यूट्राइन कैविटी में ये को मतलब कैसे बना देंगे? इरेगुलर बना देंगे। जो कैविटी होती है ना नॉर्मल, जैसे अभी आप शेप देख रहे हैं, जैसे ये देख रहे हैं आप शेप, ठीक है, ये नॉर्मल कैविटी है, लेकिन जब ये इरेगुलर वे में होते हैं सब म्यूकोजल में, तो इसके ये जो शेप होता है बढ़ते बढ़ते इसको क्या करते हैं? शेपलेस भी बना सकते हैं यूट्रस को, कहने का मतलब। लोकेशन में मेक द यूट्राइन कैविटी, यूट्राइन कैविटी में ये इसको इरेगुलर और डिस्टॉर्टेड कर सकते हैं, यानी कि डिस्टर्ब कर सकते हैं, एंड आल्सो लीड टू ब्रीडिंग एंड इनफर्टिलिटी। तो जिससे क्या होगा? ब्रीडिंग भी होगी और इनफर्टिलिटी भी होगी, क्योंकि ये कहाँ पे है? सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड है, ये म्यूकोजा में जो है ये उपस्थित है, मतलब प्रोड्यूस हुए हैं। अ लीजन विद इन द कैविटी कैन बी पास थ्रू द सर्विक्स, जो होता है वो पेनक्यूलेटेड होते हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, गर्भाशय गुहा को नियमित और विकृत बना सकता है, जैसे मैंने अभी बताया, और रक्तस्राव और बांझपन का कारण भी बन सकता है, जैसे मैंने बताया, ब्लीडिंग और इरेगुलर, मतलब ब्लीडिंग ज़्यादा होगी और बांझपन मतलब इनफर्टिलिटी भी इसको होगी, ठीक है। एंड ये क्या करते हैं? जो यूट्राइन कैविटी के भीतर एक क्या करेंगे? एक घाव गर्भाशय ग्रीवा पेंडुलर के माध्यम से पारित किया जाता है, यानी कि उसके भीतर जो होता है, यानी कि ये जो यूट्राइन कैविटी होती है ना, ये जो यूट्राइन कैविटी होती है, ये इसकी जो सीरस मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे कहीं पर भी ये ग्रो हो जाएंगे और उसको क्या करेंगे? शेपलेस बना देंगे, ठीक है। और सर्विक्स के कभी कभी ये थ्रू दी सर्विक्स क्या करते हैं? पास होते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये जो सर्विक्स है ना, ये सर्विक्स है, तो यहाँ पर ये हुए, तो ये सर्विक्स से क्या करेंगे? पास करेंगे, बन जाएंगे, बड़ा होते जाएंगे, तो इसके शेप को भी वो डिस्टॉर्ट करेंगे, मतलब डिस्टर्ब करेंगे और आगे को बढ़ेंगे, ठीक है। ये है। फिर है, ये तो था सब म्यूकोजल। अब है सब म्यूकोजल जो है, ये पढ़ लिया हमने सब म्यूकोजल। अब हम देखते हैं सर्वाइकल। सर्वाइकल जो फाइब्रॉइड्स होते हैं ये बहुत ही कम होते हैं देखने को, बहुत रेयर का मतलब होता है बहुत कम होते हैं। फाइब्रॉइड आर लोकेटेड इन द वॉल ऑफ द सर्विक्स। ये कहाँ होते हैं? नेक ऑफ द यूट्रस। ये जैसे मैंने बताया ना आपको, ये है सर्विक्स, ठीक है। कहाँ गया? ये सर्विक्स है ना, जैसे ये, तो ये जो सर्विक्स है ना, इसकी वॉल पे ये होंगे, ठीक है, ये सर्विक्स की वॉल पे होंगे, तो यहाँ से क्या करेंगे? ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सर्विक्स की वॉल होगी, ठीक है, ये देख पा रहे हैं आप, ठीक है, ये है, ये यहाँ पे ये सर्विक्स की वॉल पे ये होंगे, ठीक है। लोकेटेड इन द मसल बीनीथ द, ये तो हमने पढ़ लिया। सर्वाइकल, तो सर्वाइकल में क्या? लोकेटेड इन द वॉल ऑफ द सर्विक्स, नेक ऑफ द यूट्रस। जो यूट्रस का नेक होता है, यानी कि सर्विक्स का मतलब क्या होता है? जहाँ से ये सर्विक्स स्टार्ट हो रही, नेक होता है नीचे का भाग। तो डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन, ये क्या करता है? डिपेंड करता है उसकी पोजीशन कैसी है, और इट में बी एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल और सेंट्रल। अब ये कहाँ पे हो रहा है? साइड में हो रहा है या अंदर की हो रहा है सर्विक्स के, या बाहर की ओर हो रहा है, तो उस पर डिपेंड करता है कि ये कितना तक उसको इफेक्ट कर सकता है। रेयरली फाइबर आर फाउंड इन द सपोर्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये जो होते हैं जैसे राउंड लिगामेंट हो गए, ब्रॉड लिगामेंट हो गए, और ये जो होते हैं यूट्रोसैक्रल लिगामेंट हो गए, यानी कि कहने का मतलब है ये जो यूट्रस को सपोर्ट करते हैं लिगामेंट रखने में, सीधा स्टैंड रखने में, उसको मतलब एक पोजीशन में रखने में, तो इनमें ये बहुत कम पाए जाते हैं जो ये फाइबर्स होते हैं, ठीक है, ऑफ द यूट्रस। दैट ऑल्सो कंटेन स्मूथ मसल टिश्यू, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ना, रेयरली फाइबर आर फाउंड इन सपोर्टिव स्ट्रक्चर, यानी कि बहुत कम देखा गया है कि सपोर्टिव स्ट्रक्चर में ये फाइब्रॉइड पाए गए हैं, जो कि ये लिगामेंट वगैरह है और यूट्रस की। और ये ऑल्सो कंटेन स्मूथ मसल, जिसमें कि क्या होती है? स्मूथ मसल्स भी होती हैं इन जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ना, कनेक्टिव जो यूट्रस को कनेक्ट करके रखते हैं, सपोर्ट करके रखते हैं, उनमें मसल्स भी होती हैं। तो ये तो थे हमें टाइप में आपने क्या क्या देखा अभी देखिए। एक तो आपने देखा इंटरस्टिशियल और इंटरम्यूरल फाइब्रॉइड देखे आपने, ये जो देखे आपने वॉल में होते हैं, ये डिपेंड कितने भी बड़े कितने भी छोटे रहें, इसका कम इफेक्ट पड़ता है। फिर आपने देखा था सब पेरिटोनियल या फिर सब सीरस फाइब्रॉइड थे, ये इस तरीके से आपने देखे थे, ठीक है। उसके बाद देखा था सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड,
फाइब्रॉइड देखा था आपने, जो कि कहाँ पे था, जिससे कि ब्लीडिंग और इनफर्टिलिटी को लीड करता है ये। और ये लोकेटेड कहाँ रहता है, मसल्स के नीचे एंडोमेट्रियम में रहता है, ठीक है। फिर सर्वाइकल में आपने देखा था, जो सर्विक्स रीजन पे होगा उसको सर्वाइकल बोलेंगे, ठीक है। और ये अब इसके सिम्टम देखते हैं क्या होता है इनकी वजह से, ठीक है, लक्षण। तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट सिम्टम इंक्लूड द एबनॉर्मल गायनोकोलॉजिकल हेमरेज, ठीक है, यानी कि उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि यही यूट्रस, तो यहाँ से इसको क्या होगा, एबनॉर्मल ब्लीडिंग होगी जो कि हैवी होगी और पेनफुल पीरियड आएंगे उसको, यानी कि जब मेनिस्ट्रुअल साइकिल उसका स्टार्ट होगा तो बहुत ही पेनफुल होगा और हैवी ब्लीडिंग होगी। एबडोम उसको क्या होगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट रहेगा, पेट में भी उसका हर समय भरापन सा रहेगा और अनइजीनेस रहेगा उसको। ब्लॉटिंग यूट्रस होगा, यानी कि मरोड़ जिसे बोलते हैं वो भी होगा। और ब्लॉटिंग यूट्रस होगा मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो परेशानी रहेगी उसको यूट्रस में भी। और ये जो फाइब्रॉइड कैन कॉज एक्सेसिव मेनिस्ट्रुअल ब्लीडिंग, और ये जो जो ये फाइब्रॉइड्स होते हैं यानी कि जो गांठें होती हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में मेनिस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है, पेल्विस पेन हो सकता है। और क्या होगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन जाने की, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, ब्लडर जब जैसे जैसे उसका साइज, ये ग्रोथ बढ़ रही है ये फाइब्रॉइड की, तो यूट्रस का भी साइज क्या हो रहा, वेट बढ़ रहा है ना, क्योंकि वो यूट्रस पे है। और यूट्रस कहाँ रहता है, ब्लडर के ऊपर, जो कि मैंने अभी आपको वीडियो डाला था जिसमें भी मैंने पोजीशन ऑफ द यूट्रस बताया था। तो उसमें देखा होगा आपने कि वो ब्लडर के ऊपर लाई करता है, जो कि नॉर्मल लोकेशन में। तो नेचुरली उसको यूरिनेशन की भी प्रॉब्लम आएगी जब यूट्रस प्रेस होगा तो, ठीक है। दिस में ऑल्सो भी पेनफुल ड्यूरिंग इंटरकोर्स, और ये इंटरकोर्स के समय पेनफुल भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द जो फाइब्रॉइड्स होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि फाइब्रॉइड्स कहाँ पर हैं, अगर वो सर्विक्स में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे, तो इस तरीके से वो इस पर भी डिपेंड करेगा लोकेशन पे, ठीक है। और इनफर्टिलिटी कैन बी अ मेजर कंप्लेन, ठीक है। ये जो इनफर्टिलिटी वाली प्रॉब्लम भी होती है, बांझपन वाली, ठीक है, डेफिकेशन होगा इसमें, मतलब कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम रहेगी, एंड बैकएक रहेगा, पीठ में दर्द नीचे वाले हिस्से में, और पेनफुल होगा उनको, यूरिनेशन यूरिनरी प्रॉब्लम होगी उनको, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी और रिटेंशन, बार बार यूरिन जाने का मन करेगा और लगेगा कि पूरी तरीके से यूरिन पास नहीं हुआ, अभी भी यूरिन बार बार इसीलिए जाने को मन करेगा कि उनको लगता है यूरिन पूरी तरीके से एम्प्टी नहीं हुआ उनका ब्लडर, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या प्रॉब्लम होगी, दे में बी द कॉज ऑफ द मिसकैरेज, ब्लीडिंग और प्रीमेचर लेबर, ठीक है। अब ये तो थे उस नॉर्मल मेनिस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में और सेक्स के समय में, इंटरकोर्स के समय प्रॉब्लम। अब प्रेगनेंसी में क्या होगा, उसको मिसकैरेज यानी कि अबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, ब्लीडिंग होगी उसको, प्रीमेचर लेबर होगा, अगर वो अबॉर्शन नहीं भी हुआ है तो फिर प्रीमेचर डिलीवरी होगी, बेबी जो होता है वो फुल टर्म का ना हो के वो उससे पहले ही जो होता है वो डिलीवरी हो जाएगी। और इंटरफेयर विद द पोजीशन ऑफ द फीटस, और जो फीटस की नॉर्मल पोजीशन लाई होती है ना, उसमें भी उसका असर पड़ेगा, और फीटस की पोजीशन जो होगी वो उसमें इंटरफेयर होगा, क्योंकि जहाँ की ओर को प्रेशर पड़ेगा तो फीटस भी उसी ओर को पुश होगा, ठीक है। और क्या होगा, ऑन पैल्पेशन ऑफ द यूट्रस, जब यूट्रस को पैल्पेट करेंगे, चेक करते हैं ना जैसे पर एब्डोमिनली, तो ये क्या होगा, इनलार्ज दिखेगा, यानी कि वो बड़ा दिखेगा, मोर देन 14 वीक, यानी कि जितना प्रेगनेंसी है उससे ज़्यादा उसका साइज बड़ा फील होगा, ठीक है, पैल्पेशन के समय। और इट फील फर्म और मार्जिन्स एज मार्जिन आर वेल डिफाइंड एक्सेप्ट द लोअर पोल, ठीक है। और ये कैसा रहेगा, एक तो फॉर्म मतलब एकदम सॉफ्ट फील होगा, मार्जिन जो होगी इसकी वो कैसी रहेगी, वेल डिफाइंड रहेगी, समझ में आएगा। और जो लोअर पोल होता है, सिर्फ उसको लोअर पोल को छोड़ के देखिए, गर्भाशय को टटोलने पर, टटोलने मतलब पैल्पेट करते हैं ना, जैसे पर एब्डोमिनली, जब आपने देखा होगा जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो डॉक्टर उसके पेट से हाथ लगा के चेक करती है, ठीक है, कि कितने साइज का बेबी है, ये उनको आइडिया हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, 14 वीक की से ज़्यादा बड़ा हुआ दिखेगा बेबी, यानी कि जितने की उसकी डिलीवरी का टाइम है उससे ज़्यादा बड़ा उसका यूट्रस का साइज़ होगा। और ये कैसा होता है, महसूस होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस होगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे गांठें भी हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, फॉर्म मतलब होता है थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील होगा। एंड निचले ध्रुव को छोड़ के किनारे अच्छी तरह से परिभाषित होते हैं, यानी कि लोअर पोल तो पता नहीं चलेगा उसका, क्योंकि वहाँ पे यूट्रस में गांठें बनी है, लेकिन उसके अलावा वो अच्छी से उसको फील कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया। अब उसके बाद है प्रेशर ऑन द रेक्टम, रेक्टर में भी प्रेशर पड़ेगा उसको, रिजल्टिंग कॉन्स्टिपेशन। अब आपने देखा था ना, मैंने जब पोजीशन ऑफ द यूट्रस बताया था, तो जब वो क्या होता है, रेट्रोवर्टेड होता है, तो कहाँ पड़ता है प्रेशर, रेक्टम में पड़ता है, ठीक है। तो जैसे जैसे बेबी का साइज ग्रो होता है तो यूट्रस भी क्या होता है, पेल्विक
रीजन से बाहर आता है। तो कहाँ किसको प्रेशर पड़ेगा, अब रेक्टम को भी पड़ेगा, तो जिससे उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, पेल्विक प्रेशर होगा, पेल्विक में भी प्रेशर पड़ेगा, जिससे कि उसको फीलिंग फुल यानी कि अब भरापन लगेगा उसको लोअर एब्डोमन, क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया, अब साइज बढ़ रहा है तो पेल्विक में भी प्रेशर पड़ रहा है और लोअर एब्डोमन में पेन भी होगा और भरा भरापन भी लगेगा। प्रेशर ऑन द ब्लडर, जैसे मैंने बताया कि ब्लडर में भी उसको पेन होगा, क्योंकि मतलब फील होगा उसको प्रेशर, तो उसको क्या रहेगा, यूरिनेशन की प्रॉब्लम आएगी, बार बार मन करेगा जाने के लिए, और यूरिन भी थोड़ा सा उसको लगेगा कि वो ठीक से पास नहीं हो रहा है। और सेकेंडरी चेंजेज, और भी कुछ चेंजेज हो सकते हैं इसमें, जैसे कि हेमरेज होगा और नेक्रोसिस, कैल्सिफिकेशन होगा और सिस्टिक चेंज, यानी कि अगर कोई सिस्ट है तो उसमें भी चेंजेज होंगे उसमें, और नेक्रोसिस भी हो सकता है, यानी कि वहाँ की जगह जो होती है थोड़ी डेड भी हो सकती है, नेक्रोज हो सकती है, यहाँ के मतलब जो टिश्यू होते हैं वो ठीक से प्रॉपरली काम नहीं करेंगे। इस तरीके के भी इसमें काम इसके इफेक्ट हो सकते हैं। फिर असिम्टोमेटिक मोस्ट कॉमन, ठीक है, असिम्टोमेटिक मोस्ट कॉमन में एबनॉर्म, अब ऐसे ऐसे करके भी लिख सकते हैं, जो मैंने इस तरीके के सिम्टम बताए साइन एंड सिम्टम, आप ऐसे 1 बाय 1 भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं। असिम्टोमेटिक भी मोस्ट कॉमन, इसमें जो असिम्टोमेटिक होगी, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग बड़ी हुई होगी, ये आप लिख सकते हैं। एनीमिया हो सकता है जब ब्लीडिंग हो रही, तो पेल्विक पेन होगा, और वो कैसे होगा मैंने आगे बता दिया, तो ज़्यादा नहीं लंबा हो जाएगा और वीडियो। एंड डिस्मेनोरिया हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, प्रेशर सिम्टम में लंप वगैरह होंगे तो एब्डोमन में प्रेशर पड़ेगा, यूरिनरी सिम्टम, बावल सिम्टम, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, इस तरीके से भी आप हेडिंग हेडिंग बना के लिख सकते हैं। रैपिड ग्रोथ होगी, ज़्यादा ज़्यादा जो होती है उसकी ग्रोथ बढ़ेगी प्रेगनेंसी के साथ साथ, ठीक है। और उसके अलावा जो होता है इनफर्टिलिटी, मतलब वही बाँझपन वाली प्रॉब्लम आएगी। रेयर सिम्टम में उसको असाइटिस और ये वाले भी होंगे, लेकिन ये बहुत कम होंगे, रेयर होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद है फाइब्रॉयड का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ फाइब्रॉयड ऑन प्रेगनेंसी। जब प्रेग्नेंट वुमेन है और उसको फाइब्रॉयड भी है यूट्रस में और प्रेग्नेंट भी हो गई है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो प्रेगनेंसी में इसमें अबॉर्शन हो सकता है और प्रेशर सिम्टम हो सकते हैं, माल प्रेजेंटेशन बच्चे का हो सकता है, यानी कि बेबी का जो पोजिशनिंग होगी वो मैंने बताया था नॉर्मल नहीं होगी, तो उससे माल प्रेजेंटेशन हो सकता है, यानी कि नॉर्मल बटक्स प्रेजेंटेशन ना होके ब्रीच प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, यानी कि एकदम उसका पहले सर ना आके कुछ और आ सकता है, हाथ पैर वगैरह, बटक्स वगैरह, ठीक है। और रिट्रो डिप्लेसमेंट ऑफ यूरिन, जो सॉरी यूट्रस, यानी कि यूट्रस जो होता है एंटीवर्टेड ना हो के क्या हो सकता है, रिट्रोवर्टेड हो सकता है। ये मैंने अभी इससे जस्ट बिफोर डाला है वीडियो, आप अच्छी से देख सकते हैं, बहुत अच्छी से आपको यूट्रस की पोजीशन समझ में आ जाएगी, मैंने इसी तरीके से समझाया है और प्ले लिस्ट में डाला है मिडवाइफरी की, ठीक है, मिडवाइफरी एंड गायनोकोलॉजी, तो आप चेक कर सकते हैं। लेबर में क्या होगा, प्रीटर्म लेबर हो जाएगा, यानी कि पहले ही उसको पेन आने लगेंगे, फुल टर्म नहीं हुआ है जबकि, ठीक है, तो पहले ही बेबी बॉर्न हो जाएगा। माल प्रेजेंटेशन तो मैंने बता ही दिया, ये अच्छी से उसका प्रेजेंटेशन नहीं होगा बच्चे का। और यूट्राइन इनर्शिया हो जाएगा। यूट्राइन इनर्शिया का मतलब क्या होता है कि जो यूट्रस होता है वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होने में उसको वो होती है, मतलब वो रिलैक्स पड़ा रहता है ऐसे ही, उसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। देखिए ये लिखा है ना, फेलर ऑफ द यूट्रस टू कॉन्ट्रैक्ट विथ नॉर्मल स्टैंड ड्यूरेशन एंड द इंटरवल ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। जब बच्चा पैदा होता है तो यूट्रस में क्या आते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जो उसमें संकुचन जिसे बोलते हैं, और रिलैक्सेशन होता है, तो जिससे क्या होगा, उससे इस तरीके से होने से, स्ट्रॉन्ग आने से बेबी को मतलब उस पेन के साथ डिलीवर होने में मदर को हेल्प मिलती है। लेकिन यहाँ पर ये कुछ नहीं होता इसमें, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम आती है लेबर में, ठीक है। पीपीएच भी हो सकता है, अगर बेबी डिलीवर हो गया तो पीपीएच का मतलब पोस्टमार्टम हेमरेज, उसके बाद वुमेन को क्या होगा, मदर को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। डिस्टोशिया का मतलब होता है एबनॉर्मल स्लो डिफिकल्ट चाइल्ड बर्थ, ठीक है, जो कि बिकॉज ऑफ द डिस्टोर्टेड और इनइफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, ठीक है। यूट्रस का इनइफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो उसको डिस्टोशिया वाली प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। बहुत धीरे धीरे बेबी आएगा और एबनॉर्मल होगा, स्लो होगा, ठीक है। और एमआरपी हो सकता है, ये पिपेरियम में क्या होगा, सब इन्वोल्यूशन होगा, यानी कि ये सब इन्वोल्यूशन का मतलब जो 6 हफ्ते में रिटर्न हो जाते हैं ना नॉर्मल मदर के जो भी ऑर्गन होते हैं रिप्रोडक्टिव, जैसे यूट्रस का साइज इंक्रीज हो जाता है ना बेबी के साइज के अनुसार, तो वो अब 6 हफ्ते के अंदर अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है। तो लेकिन इसमें नहीं हो पाता है, इसमें लिखा है ना मेडिकल कंडीशन इन विच आफ्टर चाइल्ड बर्थ द यूट्रस डज नॉट रिटर्न टू इट्स नॉर्मल साइज, यानी कि जो यूट्रस होता है अपने नॉर्मल
साइज में रिटर्न नहीं हो पाता, इसको बोलते हैं सब इनोलेशन, ठीक है। तो ये प्यूपेरियल पीरियड में होता है, ये अपने 6 हफ्ते का जो होता है उसमें आता है नॉर्मल, पर इसमें ऐसा नहीं होता, नॉर्मल में नहीं आता। पीपीएच भी हो, पीपीएच जैसे मैंने भी पहले भी बताया था। और प्यूपेरियल सेप्सिस, प्यूपेरियल सेप्सिस का मतलब इन्फेक्शन हो सकता है उसको जेनाइटल ट्रैक का, अकरिंग एट एनी टाइम बिटवीन द रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन और लेबर एंड 42 डेज पोस्टमार्टम इन, यानी कि पोस्टमार्टम में जो उसका लेबर में टाइम लगा था उसके वजह से क्या हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है और इन्वर्जन हो सकता है, ठीक है। इन्वर्जन का मतलब जैसे वो यूट्रस का साइज जैसे इंटीवर्टेड ना हो के रिट्रोवर्टेड हो सकता है और रिट्रोफ्लैक्स हो सकता है, नॉर्मल से चेंज होगा, मतलब उलट जाएगा यूट्रस, ठीक है। तो मैंने ये वीडियो बनाया, बार बार बोल रही हूँ, आप देख लीजिए, बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर है इफेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी ऑन फाइब्रॉयड। अब फाइब्रॉयड पे प्रेगनेंसी का क्या, ये तो आपने प्रेगनेंसी पे देखा था फाइब्रॉयड का। अब प्रेगनेंसी जो होती है, इफेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी का फाइब्रॉयड पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखिए। इंक्रीज इन साइज एंड सॉफ्टनिंग अकर, अब उससे क्या होगा, उसका साइज बढ़ेगा और वो सॉफ्ट होगा, ठीक है, इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी कि उसका साइज भी जैसे जैसे बेबी का साइज बढ़ रहा, यूट्रस का साइज बढ़ रहा, तो उसका भी साइज बढ़ेगा, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इन 22 to 30% वो केसेस में ऐसा देखने को मिला है, ठीक है। और रेड जनरेशन इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर, और सेकेंड ट्राइमेस्टर में रेड जनरेशन उसमें देखने को मिलेगा ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ द, मतलब जैसे जैसे ग्रोथ रैपिड हो रही है तो उसका कंजेशन भी क्या होगा, देयर इज कंजेशन विथ इंटरस्टिशियल हेमरेज और वेनस थ्रोम्बोसिस। अब क्या हो सकता है, जैसे जैसे साइज बढ़ता है तो उसमें रेड जनरेशन का मतलब क्या है कि उसमें वीनस थ्रोम्बोसिस और ये जो हेमरेज इंटरस्टिशियल हेमरेज वो भी क्या होंगे, फैलेंगे, तो उसकी वजह से कोई वेन मसल ब्लड वेसल्स वगैरह टीयर होगी या जो भी, तो उससे क्या होगा, उससे हेमरेज हो जाएगा, हेमरेज होने के चांसेस हो सकते हैं या फिर थ्रोम्बोसिस होने के, तो इसलिए ये बोला गया है इंटरस्टिशियल हल्की जो ब्लीडिंग हो सकती है तो उसके लिए बोला गया है। और इम्पैक्शन ऑफ पेल्विस, पेल्विस में भरापन लगेगा उसको, मतलब इम्पैक्ट लगेगी, भरी हुई लगेगी, टॉर्जन हो सकता है यानी कि मुड़ सकता है यूट्रस, और इन्फेक्शन हो सकता है, एक्सपल्शन हो सकता है, बाहर आ सकता है, इंजरी हो सकती है, रप्चर ऑफ द सबसीरस वेन, और जो सबसीरस वेन होती है ड्यूरिंग उसमें इंटरनल हेमरेज हो सकता है, मतलब कहने का, ठीक है। तो ये सारा हो जाएगा, ठीक। फाइब्रॉयड की डायग्नोस कैसे करेंगे, यूएसजी कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए, जिसमें कि ये इस तरीके से शो होगा, इसे मैंने लिखा, अगर आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, और नहीं तो ये ऐसे ही पढ़ लीजिए, बहुत लेंदी वीडियो हो रहा है। और क्या हो सकता है, हिस्ट्रोस्कोपी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद है सलाइन जो सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी हो सकती है, ठीक है। ये देखिए यूएसजी हो गया, और ये हो गया आपका फाइब्रॉयड डायग्नोसिस में एमआरआई भी हो सकती है, मोस्ट एक्यूरेट इमेजिंग मेथड है ये डायग्नोस करने का फाइब्रॉयड को। और इसमें क्या होता है, डिटेक्ट करने के लिए जो होता है ये किया जाता है इसमें। और डिफरेंशियल डायग्नोसिस, अब डिफरेंशियल डीडी का मतलब होता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इसके अलावा जो होता है किस और से क्या कुछ और भी प्रॉब्लम होती है, जैसे एडिनोमाइसोसिस की पता लगाएंगे कि इस कंडीशन में जो होती है लाइनिंग ऑफ द यूट्रस ग्रो इनटू द वॉल ऑफ द यूट्रस, इसमें यूट्रस की जो लाइनें होती हैं वो यूट्रस की वॉल पे ग्रो करती हैं, तो ये भी पता लगाएंगे, मतलब ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे कहीं ये तो नहीं है एडिनोमायोसिस है उसको, या फिर उसको क्या है एडिनेक्सल पैथोलॉजी का भी देखेंगे इसमें। जॉइनिंग जो मतलब यूट्रस की जो जॉइनिंग जो एडजस्टिंग जो स्ट्रक्चर होते हैं यूट्रस के आसपास के, उसमें भी ये प्रॉब्लम तो है क्या, उसके वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, इस तरीके के सिम्टम हो सकते हैं। और ओवरीज आर इजीली सीन, और जो ओवरीज होती हैं उसको भी इजीली देखना पड़ता है एमआरआई से, ये भी एमआरआई इसलिए किया जाता है। डिटेक्ट स्मॉल मायोमा, और इससे स्मॉल मायोमा भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। और एसएचजी करेंगे तो एचएसजी का मतलब होता है हिस्ट्रो सल्फेंजोग्राफी, तो इसमें क्या होगा कि ये इनफर्टिलिटी इवाल्वेशन के लिए किया जाता है, ठीक है। ये डायग्नोज कि मदर जो है वो मतलब उसकी जो ये ट्यूब जो होती है फिलोपाइन ट्यूब पूरी तरीके से ओपन है कि नहीं है, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। फिर है फाइब्रॉयड देखना पड़ेगा एमआरआई के थ्रू, ये भी कर सकते हैं, इसमें एमआरआई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अदर डायग्नोज करना, प्रेगनेंसी कितने टाइम की है, एडिनोमाइसिस तो नहीं है उसको, जैसे मैंने आगे अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया, ओवेरियन ट्यूमर है क्या, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है क्या, एंडोमेट्रोसिस है क्या, ये सारा एंडोमेट्रोसिस वगैरह मैंने सब आपको उसी में बताया, आप देख सकते हैं आराम से। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट में इसमें क्या करेंगे, फाइब्रॉयड किस तरीके का असिम्टोमेटिक है तो कोई इसमें देखना पड़ेगा, असिम्टोमेटिक है, प्रेजेंस ऑफ फाइब्रॉयड डज नॉट मीन, मतलब कि इसमें क्या होता है कि अगर फाइब्रॉयड है और वो असिम्टोमेटिक है तो कुछ इसमें पता नहीं चलेगा ना
fibroid is asymptomatic, the presence of the fibroid does not mean that the need no treatment. इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। और लीजन कैन बी मैनेज, इसको क्या किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिम्टोमेटोकोलॉजी एंड प्रेजेंस ऑफ द रिलैक्स कंडीशन, ठीक है, रिलेटेड कंडीशन। अब इसके रिलेटेड कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको क्या किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि ये अभी क्या है, इसमें कोई सिम्टम नहीं देखने को मिल रहा है, जैसे ब्लीडिंग हो गया, हैवीनेस हो गया, इस तरीके का। तो मोस्ट केसेस जो फाइब्रोइड के होते हैं वो मैनेज किए जा सकते हैं वॉचफुल वेटिंग, यानी कि उसको देखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा कि कभी कोई सिम्टम ऐसे आएंगे तभी उसमें करेंगे, तब तक के लिए वेट कर लो, क्योंकि वो कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं क्रिएट कर रहा है। तो इस तरीके से मैनेज करना। मेडिकल मैनेजमेंट में इसमें ड्रग थेरेपी दे सकते हैं, इसमें जो होता है ब्लड लॉस को जो मिनिमाइज़ करे, नहीं तो हैवी ब्लीडिंग की वजह से एनीमिया हो जाता है, जैसे अभी आपने पढ़ा था। और क्या हो सकता है इसमें, ब्लड लॉस ड्यू टू द एक्सेसिव वजाइनल ब्लीडिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा वजाइनल ब्लीडिंग एक्सेसिव हो रही है, उसकी वजह से एनीमिया होगा, तो उसको ड्रग देंगे, प्रोजेस्टेरोन देंगे उसको, जो कि मैंने बोला था कि जो उसमें एडमिनिस्ट्रेट पीरियोडिकली फ्रॉम द 5 ऑफ द साइकिल फॉर 20 डेज, 20 डेज़ के लिए 5 साइकिल्स उसको प्रोजेस्टेरोन देंगे, जिसमें कि जो कि इसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है, ब्लीडिंग को कम करेगा। और प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेस इनहिबिटर्स उसमें पेन को रिलीव करने के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा एंटी फिब्रोनेलेटिक्स करके दिए जाएंगे, ट्रिनेक्सा जो होती है उस तरीके की मेडिकेशन ब्लीडिंग को रोकने के लिए। और एंटी प्रोजेस्टेरोन दिया जाएगा उसको, जैसे कि इसमें आ जाएगा मेफिप्रेस्टोन करके होता है, जो कि हेमरेज को कंट्रोल करने इफेक्टिव रहता है उसके लिए। एंड डेनाजोल करके होता है, और ये करके इसको दिया जाएगा, लेकिन सब डॉक्टर की सलाह से, ठीक है। फिर कुछ सर्जरी भी होती है, ये तो मेडिकल मैनेजमेंट था, इसमें कुछ मेडिकेशन के नाम लिख सकते हैं। और सर्जरी में क्या कर सकते हैं, एक हिस्टेक्टमी के द्वारा, पहले तो मेडिकेशन से रिमूव करेंगे, ट्रीट करेंगे, मेडिकेशन से नहीं हुआ तो फिर सर्जरी के द्वारा उसको रिमूव कर दिया जाएगा यूट्रस को, ठीक है। और इसमें क्या किया जाएगा, मायोमेक्टमी कैन नॉट प्रिवेंट टू रिकरेंट और फाइब्रोइड एट लेटर डेट, सर्जरी increasingly recommended, especially in the case of the women who have not complained bearing चिल्ड्रन, ठीक है। अब जो अगर वुमन को चिल्ड्रन नहीं चाहिए, उसके मतलब कंप्लीटेड हो गया, सॉरी कंप्लीट नहीं, कंप्लीटेड बियरिंग चिल्ड्रन, अगर उसके फैमिली कंप्लीट हो गई है और उसको अब कोई बच्चा नहीं चाहिए, और उसको जो होता ये आपने मायो एक्टमी करी है, वो भी उसको प्रिवेंट नहीं कर पा रहा है, तो फिर लास्ट में इसका हिस्टेक्टमी ही इसका एक ट्रीटमेंट हो जाएगा। मायोमेक्टमी में भी इसका एक पहले ऑपरेशन का ही नाम होता है, जिसमें कि क्या होता है, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड केस हस्बैंड इनफर्टाइल और इन्फेक्टेड और टू मैनी फाइब्रॉइड, अगर उसको बहुत सारे फाइब्रॉइड हैं और उसका जो हस्बैंड है वो इनफर्टाइल है और इन्फेक्टेड है, और वो जो होता है उसमें बहुत सारे वो है, तो उसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है कौन, ये मायोमेक्टमी, ठीक है। तो ये हो गया। और इसमें ये जो होता है हिस्ट्रोस्कोपी, मैंने पहले बता दिया आपको कि ये भी एक टेस्ट होता है, जो कि 3 to 4 सेंटीमीटर डायमीटर के फाइब्रॉइड होते हैं इसमें, और इसको क्या किया जाता है, रिसेक्ट किया जाता है इसको स्कोप के द्वारा। फिर लेप्रोस्कोपी भी होती है, लेप्रोस्कोप के द्वारा इनको क्या किया जाता है, मल्टीपल जो फाइब्रॉइड्स होते हैं उनको क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा, ठीक है। मतलब इसे पूरा कट ना करके लेप्रोस्कोपी से हल्का सा होल करके उसमें डाल के उसकी मदद से उसको हटा दिया जाएंगे, अगर वो बहुत छोटे उसमें है, सब सीरस और इंट्राम्यूरल अगर फाइब्रॉइड है तो उनको, ठीक है। एंड हिस्टेक्टमी तो मैंने बता ही दिया आपको कि लास्ट में फिर वही एक तरीका बचता है कि जो भी अगर फाइब्रॉइड है और अनहेल्दी सर्विस है उसको रिमूव करने के लिए ये किया जाएगा हिस्टेक्टमी। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट, अगेन मैं बोल रही हूँ। और जो सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, और जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके आपको जिस भी सब्जेक्ट के चाहिए नोट्स तो आप ले सकते हैं। तो गुड बाय, टेक केयर।